दोस्तों नमस्कार। बंगाल चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से सत्ताधारी दल ने तेजी दिखाई है, उस तेजी में सिर्फ दलों को तोड़ना नहीं है। दलों को तोड़ने की प्रक्रिया एक पहला हिस्सा है, पहला चरण है। लेकिन उसके बाद जिस मदमस्त हाथी की तरह सत्ता और सिस्टम चलता जा रहा है, उससे साफ हो चला है कि सरकार अपने दो बड़े एजेंडे को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहला एजेंडा परिसीमन, दूसरा एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन। परिसीमन पहले भी हुए, अब भी होने हैं। और परिसीमन सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया होती तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं थी, जैसे 2002 से 2007 के दरमियान परिसीमन हुआ। लेकिन इस बार सीटों की संख्या को 1.5 गुनी करना, यानी 543 की लोकसभा की सीटों की संख्या को 816 पर लाना, जब सत्ता का लक्ष्य बनता जा रहा हो और इसके लिए 2/3 बहुमत जुटाने के लिए तमाम विपक्षी दलों में तोड़फोड़ की प्रक्रिया, टीएमसी के बाद शिवसेना, शिवसेना के बाद एनसीपी, एनसीपी के बाद अब समाजवादी पार्टी की जो चर्चा हो रही है, कई लोग कांग्रेस तक का नाम ले रहे हैं। तो सत्ता की इस हड़बड़ी पर सिस्टम के द्वारा भी क्या मुहर लगाई जा रही है? एनबीटी के यानी नवभारत टाइम्स में छपी इस खबर को देखिए। चुनाव कराने वाली संस्था 512.4 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड कर रही है। किस काम के लिए? क्योंकि बूथों की संख्या को 1.5 गुना करना है। लगभग 46% बूथ बढ़ जाने हैं। 10,53,000 के करीब बूथ जो 2024 के चुनाव में पूरे देश में थे, उसे बढ़ाकर 15,39,000 बूथ किया जाना है। और इसके अलावा जो चिप वाली मशीन में जिससे वोटिंग होती है, उसके 2 यूनिट होते हैं। बैलेट यूनिट जिसे बीयू कहते हैं और कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू कहते हैं। 3,57,000 के करीब बीयू खरीदना है, बैलेट यूनिट। और इसके साथ साथ 1,25,000, 1.25 लाख के करीब सीयू खरीदना है। मतलब एक पूरा का पूरा वोटिंग सिस्टम को रिवैम्प करने की तैयारी है। तर्क दिया जा रहा है कि पुराने ईवीएम पुराने हो गए हैं, पुरानी मशीनें पुरानी हो गई है, उसकी जगह नई मशीनें लाई जाएंगी। लेकिन सवाल सिर्फ मशीन का नहीं है, सवाल कुछ दूसरा भी है। सवाल यह है कि जब सिर्फ मशीनें ही लानी थी, तो फिर बूथ बढ़ाने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे 1.5 गुना बूथ करने की, 10 लाख, 10.5 लाख से तकरीबन 15.5 लाख बूथ करने की क्या जरूरत है? इन सब सवालों का जवाब एक जगह मिलता है और लूप होल के लिए कई बातें बाहर कही जा रही है। इन सारे सवालों का जवाब यह है कि जब लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो बूथ की संख्या भी छोटी की जाएगी, क्योंकि यह दिखाना पड़ेगा कि इतने बूथों पर इतनी सीटें हैं। अभी 1500 के करीब वोटर एक बूथ पर हो सकते हैं, उसे घटाकर 1200 करने की बात कही जा रही है। जब बूथों की संख्या घटेगी, बूथों की संख्या जब बढ़ेगी, यानी एक बूथ पर वोटर्स की संख्या घटेगी, तो उसके बाद स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ बूथ्स जब बढ़ाए जाएंगे, फिर एजिंग ईवीएम यानी ईवीएम को रिटायर करने की बात क्यों कही जा रही है? पुराने ईवीएम, पुरानी मशीनों को रिटायर करने की बात क्यों हो रही है? दरअसल ये सारी बातें एक बहाना है। असल बात यह है कि सत्ता चाहती है कि परिसीमन हो। कैसे परिसीमन हो? जैसे असम में परिसीमन कराया गया, एक खास अल्पसंख्यक समुदाय की सीटों को एक तरफ कर दिया गया, जिसका नतीजा ये देखिए कि मुख्य विपक्षी दल के 19 में से 18 या 17 विधायक एक ही समुदाय के। वही खेल राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए परिसीमन का बहाना लिया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि क्या 543 लोकसभा के और 245 राज्यसभा के ये 788 सांसद देश की सेवा करने के लिए कम है क्या? देश के टैक्स पेयर पर मौज मस्ती कर, देश के टैक्स पेयर के पैसे पर मौज मस्ती करने के लिए ये कम पड़ रहे हैं क्या? तभी इनकी संख्या को बढ़ाकर तकरीबन 1200 करने की बात कही जा रही है। नई संसद बनाई गई, नई संसद में लोकसभा में सीटों की संख्या 8, 850 लोग आराम से बैठ सके, इसका इंतजाम किया गया। सेंट्रल हॉल बनाया नहीं गया। राज्यसभा में भी स्वाभाविक है, लोकसभा में बढ़ेंगी, राज्य की विधानसभाओं में बढ़ेंगी, तो फिर उसके साथ साथ राज्यसभा में भी सीटें बढ़ेंगी। लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी और राज्य की विधानसभाओं में सीटें बढ़ेंगी, तो अभी तकरीबन जो पूरे देश में 4100 के करीब विधायक हैं, वो विधायकों की संख्या अगर 1.5 गुनी बढ़ती है तो 6000 के करीब हो जाएगी।
अब 6000 विधायक यानी मौजूदा विधायकों की संख्या के 1.5 गुने विधायक और 1.5 गुने सांसद, अगर इतने लोग संसद में चुनकर लाए जाएंगे, क्या इसी के लिए सांसदों में तोड़फोड़ की प्रक्रिया एक तरफ जनप्रतिनिधि विक्रय केंद्र जैसे छोटे छोटे सेंटर बनाकर किए जा रहे हैं। कहीं एनसीपीआई एक सेंटर खोल के बंगाल में बैठ गया, कहीं शिंदे गुट एक सेंटर खोल करके उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को अपने पाले में लेने के लिए बैठा हुआ है, कहीं सुनेत्रा पवार वाली एनसीपी की बात हो रही है, उधर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, यहां तक कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक समाजवादी पार्टी की टूट की बातें कर रहे हैं। डीएमके को अपने पाले में लेने की कोशिशें सत्ता की नाकाम होती जा रही है। चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बंगाल चुनाव के बाद दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण रह नहीं गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो सरकार पूर्ण बहुमत में रहते हुए 282 की संख्या के साथ या 303 की संख्या के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, क्या अब वो सारे काम वो 240 के नंबर पर रह के ही करने वाली है? इस सवाल के पीछे छिपे हुए मंतव्यों को कई तरीके से देखा जा सकता है। पहला, राहुल गांधी इस देश में वोट चोरी का आरोप लगातार लगाते रहे हैं। जिस तरह से बंगाल में 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटकर और बंगाल के चुनाव को संपन्न करा दिया गया, जनादेश को एक तरफा बना दिया गया, उसके बाद इस देश में कुछ भी संभव है, ये मानसिकता सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दलों में नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के साथ साथ जनता के एक बड़े सेक्शन के बीच भी भरती जा रही है कि आखिर वोट देने से फायदा क्या जब उस वोट का कोई मतलब नहीं है। खैर, व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं मानता कि वोट का कोई मतलब नहीं है, निश्चित तौर पर वोट का मतलब है, सबको वोट देना चाहिए। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल वोटिंग प्रणाली की पारदर्शिता का भी है। ये नहीं कि पारदर्शिता का सवाल उठते ही उसको तत्काल कोई आयोग में बैठा हुआ व्यक्ति सीधे सीधे महिलाओं और बहु बेटियों की इज्जत और प्राइवेसी से जोड़ दे। ये सवाल कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता लोकतंत्र के अंदर। और इस सवाल के साथ साथ वो सवाल भी मौजूद हो जाता है जिस पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर जीत कर आती है तो देश में अंतिम चुनाव होगा, आगे कोई चुनाव नहीं होगा। खैर, ये सवाल कुछ हद तक काल्पनिक हो सकता है क्योंकि चुनाव तो जनरल जियाउल हक के सैनिक शासन में भी हुए थे पाकिस्तान के भीतर। चुनाव तो पाकिस्तान के भीतर जनरल परवेज मुशर्रफ के सैनिक शासन में भी हुए थे और दोनों ही मौकों पर कभी मोहम्मद खान जुनेजो की डमी सरकार बनाई गई तो कभी जफरुल्लाह खान जमाली की सरकार पाकिस्तान में बनाई गई। डमी सरकारें, किस ढंग से वोटिंग होती थी, क्या उसी ढंग से भारत में चुनाव प्रक्रिया आने वाले समय में चलेगी? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, इस आरोपों पर चीख चीख कर लगातार कई विपक्षी दल बोल रहे हैं कि भारत की चुनाव प्रणाली में जिस तरह की शुचिता की बातें टीएन शेषन करते थे वो नहीं रह गई। लेकिन सवाल जो दूसरा है और सबसे बड़ा है वो ये है कि आखिर बंगाल का चुनाव खत्म होते, बंगाल में मोदी शाह की टीम को जीत मिलते, भारतीय जनता पार्टी को के हाथ में 42 लोकसभा सीटों वाले राज्य की हुकूमत जाते ही अचानक तेजी क्यों आ गई है? अचानक सत्ता और सिस्टम एकदम से दोनों स्तरों पर काम क्यों शुरू कर रहा है? क्योंकि इसके पहले ऐसी तेजी तो कभी देखी नहीं गई। असल सवाल यह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर निवेशकों का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है और 5 किलो राशन वाली व्यवस्था अब वोटर के बीच, आम जनता के बीच वोट बटोरने का माध्यम नहीं बल्कि जनता इसे अपना अधिकार मानकर उसके पुराने वाले जो आकर्षण जो इस मुद्दे में हुआ करता था उसे खत्म मान बैठी है। याद कीजिए रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में चावल वाले बाबा कहे जाते थे, लेकिन चावल वाले बाबा की सत्ता की मियाद 2018 में पूरी हो गई। 15 साल की हुकूमत के बाद लोग उस चावल वाले बाबा के चावल के पैकेट को, राशन के पैकेट को अधिकार के तरह देखने लगे, न कि पहली बार जब वो दिया गया था तो रमन सिंह के उपहार के तौर पर जो देखा गया वो उपहार जनता के बीच अधिकार की तरह देखा जाने लगा। तो मौजूदा दौर में सत्ता का सिस्टम भी इस बात को समझ रहा है कि जिस तरह की कोशिशें लाभार्थी चेतना यानी बेनिफिशियरी कॉन्शसनेस के नाम पर चलाई गई, उस कॉन्शसनेस में
पहली बार दूसरी बार तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन रिपीटिशन के दौर में, पुनरावृत्ति के दौर में जनता के बीच वो अधिकार के रूप में चला जाता है। चुनावी हिंदुत्व का ग्लू धीरे धीरे उतर रहा है। वो सामाजिक न्याय वाली चेतना के मजबूत होने, जातीय जनगणना की मांग के मजबूत होने, और इन सब के साथ साथ जिस तरह से समाज के अलग अलग वर्ग में जो सांप्रदायिक आधार पर या जो वर्गीय आधार पर क्लास डिवीजन, कास्ट डिवीजन जो बना हुआ था या कम्युनल डिवीजन, उन सब की जगह कॉकरोच पार्टी के प्रयोग को अगर आप देख लें, उनका प्रदर्शन अब भी दिल्ली में जारी है, उस कॉकरोच के प्रयोग को देख लें तो एक अलग क्लास भी, जेनजी क्लास भी डेवलप हो रहा है। उस जेनजी क्लास के साथ साथ किसान एक क्लास के तौर पर पिछले लोकसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 2.5 से 3 दर्जन सीटों का नुकसान दे चुका है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इन तमाम इलाकों में दे चुका है। अब आज की स्थिति यह बन रही है कि उसके साथ इंडियन मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा, जिसके घर के बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, पब्लिक सर्विस के कमीशन की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसके साथ शिक्षक से लेकर बैंक पीओ जो लोअर मिडिल क्लास की एक ड्रीम मानी जाती है उसकी तैयारी करते हैं, तमाम तरह की भर्ती परीक्षाओं, रेलवे की परीक्षा की तैयारी करते हैं। उन तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर के और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब के लिए स्पेस नहीं बनने की स्थितियां जो बन रही है, उससे सरकार समझ रही है कि देर सबेर यही मिडिल क्लास जो भारतीय जनता पार्टी को हर हर मोदी, घर घर मोदी करके 2014 में लेकर आया था, यही मिडिल क्लास इस सत्ता के खिलाफ खड़े होने की स्थिति में खड़ा हो जाएगा और नेतृत्व उसका जेनजी करता हुआ, नौजवान वर्ग करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये वर्ग किसी के साथ किसी समय जज्बाती रूप से खड़ा हो सकता है, तो जज्बाती रूप से विरोध करने, लोकतांत्रिक विरोध की प्रक्रिया का हिस्सा भी बन सकता है। तो ये इन सारे सवालों को सरकार देख रही है। कल ही मैं खबर देख रहा था, एआई के आने के बाद भारत का जो सॉफ्टवेयर फील्ड है, जो तकरीबन 11-12 लाख करोड़ का निर्यात करता है, भारत के अंदर तकरीबन 55-56 लाख लोगों को इंडिया के भीतर वो रोजगार देता है, एआई के आने के बाद उनकी जरूरत काफी हद तक सीमित होती जा रही है। क्योंकि एआई की टेक्नोलॉजी के मुताबिक भारत ने बहुत देर कर दी अपने प्रोफेशनल्स को उसके अकॉर्डिंग तैयार करने में। तो वहां से भी खास करके कई जगह तो ऐसे हैं जहां 2 रुपए वाले ट्रोल, जिसे लोग मजाक में कहते हैं, एक अघोषित अनपेड वर्कर की तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो अभियान चलाने वाला तबका था, अब उसके सामने भी रोजी रोटी के लाले पड़ रहे। तो इन तमाम परिस्थितियों में सरकार सीटों को बढ़ाना क्यों चाहती है? स्वाभाविक है कि सीटों को बढ़ाने के पीछे का मकसद यही है कि कुछ सीटों के अंदर सामाजिक समीकरण को तोड़ा कैसे जाए। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो बेस माना जाता है एमवाई समीकरण, उस एमवाई में एम वाले इलाके को अलग और वाई वाले इलाके को, ज्यादातर इलाकों को अलग कैसे किया जाए। ये एक परिस्थिति बन रही है कि एक किस तरह से परिसीमन को किया जाए जिससे कि विपक्षी दलों को फायदा ना मिले। लेकिन याद रखिए, ये सारे कैलकुलेशन धरे रह जाते हैं, उस दौर में धरे रह जाते हैं जब जनता खड़ी हो जाती है और जनता के भीतर सांप्रदायिक या जातीय चेतना के ऊपर एक क्लास कॉन्शसनेस, एक वर्ग की चेतना, जिसमें किसान, नौजवान, ये सारे वर्ग आते हैं, उसकी चेतना खड़ी हो जाती है। याद कीजिए 74-75 के परिसीमन को इंदिरा गांधी ने छात्र आंदोलन और इमरजेंसी के दौर में परिसीमन कराया था, और उस परिसीमन के बाद जो पहला चुनाव हुआ, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी हारी, बल्कि उसके साथ साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के उस दौर में खलनायक कहे जाने वाले उनके बेटे संजय गांधी को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। लेकिन इस बदले हुए साल के बीच में अगर चुनाव कराने वाला आयोग, इलेक्शन कराने वाला आयोग 512 करोड़ रुपए मांग रहा है, सरकार से डिमांड कर रहा है, तो यूं ही नहीं मांग रहा। नंबर ऑफ बूथ 1.5 गुना सीधे कर देना। भारत की जनसंख्या 1.5 गुनी तो नहीं हो गई है 24 से 29 के बीच। 24 में की जनगणना का आंकड़ा वही है, अगर 27 की जनगणना का आंकड़ा आएगा या अगर जनगणना समय पर हो गई तो थोड़ा बदला हुआ नजर आएगा। 121 करोड़ भारत की जनसंख्या 11 में थी, आज की तारीख में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ के आसपास बताई जा रही है।
140 करोड़ के आसपास, 138 करोड़ के आसपास 2024 में भी बताई जा रही थी। तो ऐसा तो नहीं है कि 138-40 करोड़ से 1.5 गुना होकर भारत की जनसंख्या 2029 तक 210 करोड़ हो जाएगी, जिस वजह से बूथों की संख्या को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया जा रहा है। ये लॉजिक आम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आता है कि सत्ता अपने एजेंडे पर उसी तरह से आगे बढ़ रही है जैसे ये सत्ता आगे बढ़ने की अपनी पुरानी प्रवृत्ति को समय समय पर दोहराती रहती है। छोटा वाकया आपको याद दिलाता हूं। किसान बिल 2020-21 का सबको याद होगा, सबके जहन में वो ताजा होगा। 2020 में जो विवादित किसान कानून लाए गए, जिसको लेकर किसान 13 महीने तक बैठे रहे, उस किसान बिल के पहले बड़े बड़े उद्योगपतियों के हरियाणा और पंजाब में बड़े बड़े साइलोज यानी गोदाम बन गए थे। साफ दिखाई दे रहा था कि उद्योगपतियों को पहले से पता था या उनकी इच्छा के मुताबिक विवादित किसान बिल, 3 विवादित किसान बिल और विपणन बिल तैयार किए गए थे, क्योंकि वो बिल आने के पहले उनके गोदाम तैयार हो गए थे कि अनाज की मार्केटिंग तो वही करेंगे। जब किसान विरोध में आए, सत्याग्रह किया, उसके बाद उस बिल को वापस लेना पड़ा। ये उदाहरण याद दिलाने का एकमात्र मकसद यही है कि मौजूदा दौर में मोदी सत्ता, जिसके ऊपर कहा जाता है कि हम दो हमारे दो वाली सत्ता है, सत्ता और सिस्टम की साठगांठ के ऊपर कॉरपोरेट की पकड़ इतनी मजबूत है और सत्ता के अपने कारकुनों की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो क्या करने वाली है इसकी झलक पहले से मिल जाती है या दे दी जाती है। तभी आयोग भी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है। इसके पहले कभी ऐसा होता था क्या कि जो सरकार चाहती है बिना किसी ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल कम्युनिकेशन के, बिना किसी आधिकारिक सूचना के, कोई भी संवैधानिक संस्था इस तरह से तैयारी करते हुए नजर आए? आमतौर पर तो ये देखा जाता है कि जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो तैयारियां करते हैं और उनकी तैयारी होनी भी चाहिए। इंटेलिजेंस के लोगों को लग जाता है जब चुनाव होता है कि अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला है, अमुक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो भले ही वो नेता बाद में चुने जाए, उसके पहले उनकी सुरक्षा वो बढ़ानी शुरू कर देते हैं। वो उन्हें करनी भी चाहिए, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जिसमें चुनाव कराने वाला आयोग हो, सूचना आयोग हो, यूपीएससी हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, इस तरह की संस्थाएं बिना किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन की यदि तैयारी करते हुए नजर आती हैं तो इसके क्या मायने हैं? सीधा सा मतलब है कि जो सत्ता चाहती है, जिसके लिए रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई गई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, पूरे देश में लोकसभाओं और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा दिए जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। और बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि ये तमाम मशीनों की खरीद फरोख्त, जिसके लिए 512 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं सरकार से, वो मार्च 27 तक पूरे कर लेने हैं। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि सत्ता चाहती है कि मार्च 27 के पहले ये दोनों बिल, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने वाला बिल हो या 1 नेशन 1 इलेक्शन पास कराने वाला, इन दोनों में से कोई एक बिल या दोनों बिल मार्च 27 के पहले पास करा लिए जाएं, उसके संवैधानिक रूप से उसे एक आकार दे दिया जाए। देखते हैं सत्ता और सिस्टम के घालमेल में जो देश के लोकतंत्र के साथ खेल हो रहा है, उस खेल को जनता कब तक खेल मानकर देखती है और जनता को कब यह नजर आता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। देखते जाइए। लोकतंत्र के सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि समस्याओं का निदान लोकतांत्रिक तरीके से ही होता है और उस समस्या का लोकतांत्रिक उपचार भी जनता ही चुनती है हर मौके पर। भारत के अंदर और भारत के बाहर भी ऐसा देखा गया है। अब देखते हैं कि ये लोकतांत्रिक उपचार जनता कब तक ढूंढती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।